Welcome to the physics class. Student, in last lecture we have discussed about the current and current density. Today we'll discuss about the continuity equation of the current or charges. As we know, the law of conservation of charge states that the total charge of any surface remain conserved or constant if no external charge introduced in it. Then the mathematical representation of this law of conservation of charge in differential form is known as continuity equation. So कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इक्वेशन के फॉर्म में, उस इक्वेशन को हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलेंगे। हमने सपोज किया है कि एक कोई आई करंट है जो एक एस क्लोज्ड सरफेस है उस पे फ्लो हो रही है और उसका वॉल्यूम V है। देन आई करंट इक्वल्स टू होगी इंटीग्रेशन ऑफ एस जे डॉट एन डी एस, वेयर एन इज द यूनिट वेक्टर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एस जे डॉट डी एस। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड एज वी नो आई इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी क्यू होता है, यानी कि डी क्यू अपॉन डी टी होता है। ठीक है, तो आई की जगह पे हम लोग माइनस डी क्यू अपॉन डी टी देख सकते हैं। तो हम लोगों ने इक्वेशन 1 में आई की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3i इंटीग्रेशन ऑफ एस जे डॉट डी एस इक्वल्स टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। एंड एस हमें ये भी पता है कि Q इक्वल्स टू जो टोटल चार्ज है हमारा किसी भी वॉल्यूम में या सरफेस में, उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ V, यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो V dV से लिख सकते हैं। तो इक्वेशन थर्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन थर्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एस जे डॉट डी एस इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन ऑफ V रो V dV. Suppose this is equation number 4. Now applying the Gauss divergence theorem, अब इस इक्वेशन में हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, हमारा सरफेस इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड इक्वेशन में हमारा सरफेस इंटीग्रल है एंड राइट साइड इक्वेशन में हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो हमें या तो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा या फिर वॉल्यूम को सरफेस में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने लेफ्ट साइड के इक्वेशंस को सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दिया विद द हेल्प ऑफ द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो लेफ्ट साइड में हम लोगों ने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाया, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ एस जे डॉट डी एस क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम डेल डॉट जे डीवी। ठीक है, तो सिंपल गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ने क्या किया, डेल ऑपरेटर्स लगा दिया, डेल डॉट जे डीवी। तो अब हमारी इक्वेशन नंबर 4 जो है, या इक्वेशन नंबर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 4 होगा। देन इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ V डेल डॉट जे डीवी इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन ऑफ V रो V dV। इस इक्वेशन को हम अगेन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी रो वी, और माइनस डी अपॉन डी टी को हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। देन ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, कैसे, डेल डॉट जे प्लस डी रो वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0।
This equation represents the mathematical statement of conservation of charge, और इस इक्वेशन को ही हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशंस बोलते हैं। किसके बीच में? कंटिन्यूटी इक्वेशंस बिटवीन करंट डेंसिटी जे एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। करंट डेंसिटी जे एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी। तो ये हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन हुई किसके बीच में? डेल डॉट जे प्लस डी अपॉन रो वी अपॉन डी टी के बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं गॉस लॉ। कुछ लॉज के बारे में बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट लॉ है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ हमारा क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या कहता है? इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एंड द फ्लक्स ऑफ दैट फील्ड passing through any closed surface is proportional to the total charge contained within the surface into 1 upon epsilon naught times. That means जो हमारा एक इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एंड जो भी फ्लक्स होगा इस फील्ड के कारण, अगर वो किसी क्लोज्ड सरफेस से पास हो रहा है तो फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस। दैट मीन्स जो भी फ्लक्स है हमारा वो कितना है? इक्वल है हमारा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ हुआ। एंड इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? डिफरेंशियल फॉर्म में इज सिंपल, डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो गॉस लॉ हमारा क्या स्टेट कर रहा है? तो गॉस लॉ कह रहा है दैट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is proportional to the 1 upon epsilon naught times the total charge contained within that surface। अगर किसी भी सरफेस से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है तो वो हमारा फ्लक्स इक्वल टू होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस। और इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में हम लोग इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग इस इक्वेशन से डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज गॉस लाइन मैग्नेटिक फील्ड क्या कहता है? गॉस लाइन मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। कह रहा है कि अगर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे थे, एंड गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में गॉस लॉ क्या कह रहा है? जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर किसी भी क्लोज्ड सरफेस में पास हो रहा है वो हमारा जीरो होगा। उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ एस बी डॉट एन डी ए इक्वल्स टू जीरो, या एन डी एस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू जीरो, एरिया या सरफेस इक्वल्स टू जीरो कर सकते हैं, एंड डिफरेंशियल फॉर्म में डेल डॉट एच इक्वल टू जीरो लिखते हैं। अच्छा, इसमें जीरो क्यों होता है? जीरो इसलिए होता है बिकॉज अगर सपोज ये हमारा एस ए इज द क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, तो नंबर ऑफ लाइंस जितने भी हमारे इंटर हो रही हैं उतने ही नंबर ऑफ लाइंस हमारी लीव करेंगे इस सरफेस को। दैट मीन्स इंटरिंग एंड लीविंग नंबर ऑफ लाइंस ऑलवेज विल बी इक्वल, सो द हमारा फ्लक्स जो है हमारा वो हमारा जीरो रहेगा। ठीक है, और नाउ थर्ड इज फेराडे लॉ। फेराडे लॉ क्या कहता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स through a surface induce a voltage in a boundary part of that surface, and change in magnetic flux induced a circulating electric field।
फैराडे लॉ क्या कह रहा है, अगर हमारी कहीं पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर हमारा कुछ चेंज हो रहा है और वो हमारा सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा, वो हमारा सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंड्यूस करेगा, और इसको डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। एंड इंटीग्रल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एस क्लोज्ड सरफेस का, क्लोज्ड सर्किट का, E dot dl equals to minus d upon dt इंटीग्रेशन ऑफ एस b dot ds और ds लिख लें या फिर हम लोग da लिख लें। तो ये हमारा फैराडे लॉ क्या कह रहा है, ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ए सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ फोर्थ इज द एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ हमारा क्या कहता है, एम्पियर्स लॉ स्टेट दैट द line integral of B around closed path equals to mu times total charge enclosed by the path। एम्पियर्स लॉ क्या कह रहा है कि अगर हमारा कोई क्लोज्ड पाथ है तो उसमें जो लाइन इंटीग्रल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल अगर हम करेंगे किसी भी क्लोज्ड पाथ का, यानी कि बी डॉट डी एल, यहाँ पे डी एल होगा, डी एल इक्वल्स टू म्यू टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट पाथ। वो हमारा कितना होगा, म्यू टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट पाथ होगा। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल of b dot dl, here dl will be dl equals to mu naught I, okay, where mu naught is the permeability of free space and I is the current, and if the path does not enclosed current, अगर पाथ हमारा करंट इंक्लोज नहीं किया हुआ है, देन हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल विल बी जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल विल बी हमारा जीरो हो जाएगा। ये तो अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ क्या है। लिमिटेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ इतनी है कि ये लॉ हमारा वैलिड है ओनली जहां पे करंट यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यानी कि स्टेडी करंट के फॉर्म में हमारी वैलिड है। बट जैसे ही हम लोग टाइम वेरिंग फील्ड के बारे में बात करेंगे, वहां पे हमारा एम्पियर्स लॉ वैलिड नहीं होने लगता है और फेल हो जाता है। वो कैसे फेल होता है, अब हम लोगों ने सपोज किया है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसमें एक बैटरी लगा के इसको चार्ज किया गया है। ठीक है, इसके दो प्लेट्स हैं, ये दोनों प्लेट हैं, और हमने एक क्लोज्ड लूप, एम्पियर्स लूप इसको बोलते हैं, एस ले लिया है सिंपल। ये वायर जा रहा है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, और इसके जस्ट अबव में एक क्लोज लूप ले लिया है। ठीक है, तो इस क्लोज लूप में अगर हम एम्पियर्स लॉ लगाते हैं तो एम्पियर्स लॉ हमारा क्या कहता है, बी डॉट डी आर और डी एल इक्वल्स टू म्यू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एस जे डॉट डी एस, मतलब टोटल सरफेस में जो भी करंट फ्लो होगी, यानी कि म्यू टाइम्स आई इंक्लोज्ड, म्यू टाइम्स जो भी आई इंक्लोज्ड होगी वो आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एस सरफेस में ये जो हमारा एम्पियर्स लूप है, इसमें हमारी कोई करंट जो है आई फ्लो कर रही है यहाँ पे। ठीक है, बट तो यहाँ के लिए हमारा एम्पियर्स लॉ तो वैलिड है। ठीक है, बट जैसे ही अगर हम एक कोई एस डैश, एस डबल डैश, डबल प्राइम या डबल डैश, अगर हम एक लूप बना देते हैं कुछ ऐसा इस तरह का, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई तो करंट फ्लो हो नहीं रही है, यानी कि इसके अंदर से कोई ऐसे करंट फ्लो हो नहीं रही है। ये हमारा लूप किससे पास हो रहा है, ये लूप पास हो रहा है कैपेसिटर के दो प्लेट से, कैपेसिटर के दो प्लेट से हमारा लूप पास हो रहा है। तब हमारा क्या होना चाहिए, तब हमारा अकॉर्डिंग्स टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग्स टू एम्पियर्स लॉ इंटीग्रेशन ऑफ सी पी डॉट डी आर इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बट
ये हमारा जीरो नहीं होता है, एस के केस में जीरो नहीं होता है एस डबल केस में, बिकॉज यहाँ पे एक करंट फ्लो हमारी इक्विवेलेंट करंट हमारी फ्लो करती रहती है, यहाँ पे एक इक्विवेलेंट करंट फ्लो करती रहती है। सो इस इक्विवेलेंट करंट जो फ्लो करती है उसको एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, उस एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स एम्पियर्स लॉ हमारा जो है पूरी तरह से वैलिड नहीं है, और एम्पियर्स लॉ हमारा केवल वैलिड है स्टेडी करंट्स में। तो एम्पियर्स लॉ में मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, एम्पियर्स लॉ में मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, और इसको हम लोग इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था मैक्सवेल ने। मैथमेटिकली भी एम्पियर्स लॉ में प्रॉब्लम है। मैथमेटिकली क्या है, मैथमेटिकली डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज जीरो होता है। अगर डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल है किसी भी वेक्टर का वो हमारा जीरो होता है। तो अगर हम डाइवर्जेंस लगाते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, तो इसमें हमारा जीरो आ जाएगा। बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग डाइवर्जेंस लगाएंगे, इफ वी अप्लाई द रूल इन द मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स डेल डॉट डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स डेल डॉट जे इक्वल टू लगाएंगे, तो डेल डॉट जे हमारा जीरो नहीं होता है, डेल डॉट जे हमारा जीरो नहीं होता है। और डेल डॉट जे हमने क्या निकाला था, अकॉर्डिंग्स टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, अकॉर्डिंग्स टू कंटिन्यूटी इक्वेशन डेल डॉट जे हम लोगों ने क्या निकाला था, डेल डॉट जे इक्वल टू डेल डॉट जे इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी रो वी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में हमारा एम्पियर्स लॉ मैथमेटिकली हमारा डेल डॉट जे लगाते हैं तो हमारा जीरो नहीं होता है, क्योंकि डेल डॉट जे इक्वल टू होता है हमारा माइनस डी अपॉन डी टी रो वी। ठीक है, तो ये हमारा नॉन स्टेडी करेंट्स के लिए हुआ, यानी कि अकॉर्डिंग्स टू कंटिन्यूटी इक्वेशन में भी हम कह सकते हैं डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी रो वी था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग माइनस डी अपॉन डी टी रो वी, और दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडीशंस में तो हमारा जीरो आ रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल हमारा जीरो आ रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड के कंडीशंस में डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल हमारा जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हमारा इसी तरह एम्पियर्स लॉ भी हमारा, इसका मतलब जो मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए एम्पियर्स लॉ है जो हमारा, वो राइट नहीं है। तो इसको सबसे पहले मैक्सवेल ने इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, एंड उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कैसे। उन्होंने कहा, उन्होंने एक पॉस्टुलेट्स दिया, मैक्सवेल पॉस्टुलेट्स दैट इट इज नॉट ओनली द करंट इन ए कंडक्टर दैट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, बट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड in a vacuum or in dielectric also produce a magnetic field. It means that a change in electric field is equal to a current which flow as long as electric field is changing. उन्होंने कहा कि जो हमारी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, वो भी एक करंट प्रोड्यूस कर रही है, वो भी हमारे सॉरी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जस्ट इक्वल टू होती है जैसे कि करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जनरेट हो रही है, करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जनरेट हो रही है जस्ट इक्वल है जो हमारी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो चेंज दिस इक्विवेलेंट करंट, जो उन्होंने चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्विवेलेंट करंट के माना कि दिस इक्विवेलेंट करंट produce the same magnetic field as ordinary current in a conductor, and this equivalent current को उन्होंने नाम दिया is known as the displacement current। उन्होंने नाम दिया कि ये इसको हम लोग displacement current बोलेंगे। इस equivalent current को क्या बोलेंगे, displacement current बोलेंगे। एंड उन्होंने एम्पियर्स के लॉ को मॉडिफाइड किया with the
एडिंग द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उन्होंने एम्पियर्स लॉ जो हमारा था, इंटीग्रेशन ऑफ एस एच डॉट डी एल, आई इंक्लोज जो ओनली था उसमें, प्लस एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डॉट डी ए, यानी कि डी एस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और दिस पोर्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस पोर्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड डिफरेंशियल फॉर्म में इन्होंने भी सेम क्या किया, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे, जे हमारा स्टेडी करंट का था, यानी कि आई म्यू नॉट आई था, प्लस क्या ऐड किया इन्होंने, एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। ये हमारा ये पोर्शन सेकेंड पोर्शन कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब ये हमारा ये मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ कहलाएगा, और इसको बोलते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ, इसको बोलते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ। तो उन्होंने क्या, एक डिस्प्लेसमेंट करंट को इसमें इंट्रोड्यूस कराया, एंड सो इस इक्वेशंस को बोलेंगे मॉडिफाइड एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ। ओके, तो इस तरह से आज हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया है। अब कल हम लोग मैक्सवेल इक्वेशंस के टोटल 4 मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे।